हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श सिंह। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक साइंटिस्ट होता है और वह एक ऐसी दवाई बनाता है जिससे वह तो गायब हो जाता है परंतु उसके कपड़े गायब नहीं हो सकते। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। वीडियो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। दो लड़के नंगे पांवों के एक जोड़े के ताज़ा मैले निशानों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। लंदन के बीच में एक घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पांव आदमी क्या कर रहा था, और वह आदमी कहाँ था? जैसे ही उन्होंने देखा उनकी आंखों में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक ताज़ा पदचिह्न कहीं से दिखाई दिया, आगे के पैरों के निशान एक के बाद एक सीढ़ियों से उतरते हुए और सड़क पर आगे बढ़ते हुए। लड़कों ने पीछा किया, मोहित, जब तक कि मैला छाप बेहोश हो गई और अंत में पूरी तरह से गायब हो गई। रहस्य की व्याख्या वास्तव में काफी सरल थी। भ्रमित लड़के एक वैज्ञानिक के पीछे पीछे चल रहे थे जिसने अभी अभी खोज की थी कि मानव शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जाता है। वैज्ञानिक ग्रिफिन ने प्रयोग के बाद प्रयोग करके यह साबित किया था कि मानव शरीर अदृश्य हो सकता है। अंत में उन्होंने कुछ दुर्लभ दवाएं निगल ली और उनका शरीर कांच की शीट की तरह पारदर्शी हो गया, हालांकि यह कांच की तरह ठोस भी रहा। हालांकि वह शानदार वैज्ञानिक थे, ग्रिफिन बल्कि एक कानूनविहीन व्यक्ति थे। उनके मकान मालिक ने उन्हें नापसंद किया और उन्हें बेदखल करने की कोशिश की। बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी। बिना देखे वहां से निकलने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। इस प्रकार यह था कि वह एक बेघर घुमक्कड़ बन गया, बिना कपड़ों के, बिना पैसे के और काफी अदृश्य हो गया जब तक कि वह किसी कीचड़ में पैर रखने के लिए नहीं हुआ और चलते समय पैरों के निशान छोड़ गया। वह उन लड़कों से आसानी से बच निकला जो लंदन में उसके पदचिह्नों पर चल रहे थे। लेकिन उनका रोमांच किसी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने बिना कपड़ों के लंदन घूमने के लिए साल का एक बुरा समय चुना था। यह मध्य सर्दियों का समय था। हवा बहुत ठंडी थी और वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। सड़कों पर चलने के बजाय उसने गर्मी के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में जाने का फैसला किया। समापन का समय आ गया और जैसे ही दरवाजे बंद हुए ग्रिफिन खर्च की परवाह किए बिना खुद को कपड़े पहनने और खुद को खिलाने का आनंद लेने में सक्षम हो गया। उसने बक्सों और रैपरों को तोड़ा और गर्म कपड़े पहनकर बाहर आया। जल्द ही जूते, एक ओवरकोट और एक चौड़ी टोपी के साथ वह पूरी तरह से कपड़े पहने और दिखने वाला व्यक्ति बन गया। रेस्तरां की रसोई में उन्हें ठंडा मांस और कॉफी मिली और उन्होंने किराने की दुकान से ली गई मिठाई और शराब के साथ भोजन किया। अंत में वह रजाई के ढेर पर सोने के लिए बैठ गया। यदि केवल ग्रिफिन अच्छे समय में जागने में कामयाब होता तो शायद सब ठीक हो जाता। जैसा कि था, वह तब तक नहीं उठा जब तक कि सहायक अगली सुबह नहीं आ गए। जब उसने उनमें से एक जोड़े को देखा, पास आकर वह घबरा गया और दौड़ने लगा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से पीछा किया। अंत में वह जल्दी से अपने नए मिले कपड़ों को उतार कर ही बच पाया। तो एक बार फिर उसने खुद को अदृश्य लेकिन जनवरी की सर्द हवा में नंगा पाया। इस बार उसने नाट्य कंपनी के स्टॉक को आजमाने का फैसला किया, न केवल कपड़े खोजने की उम्मीद में बल्कि कुछ ऐसा भी जो उसके कंधों के ऊपर की खाली जगह को छिपा दे। ठंड से कांपते हुए वह थिएटर की दुनिया के केंद्र ड्रू लेन में पहुंचे। उसे जल्द ही एक उपयुक्त दुकान मिल गई। उसने अपना रास्ता बनाया, अदृश्य ऊपर, और थोड़ी देर बाद उसके माथे पर पट्टियां, काला चश्मा, झूठी नाक, बड़ी झाड़ीदार मूंछें और एक बड़ी टोपी पहने हुए बाहर आया। बिना देखे भागने के लिए उसने दुकानदार पर पीछे से बेरहमी से हमला कर दिया, जिसके बाद उसने उसे मिलने वाले सारे पैसे लूट लिए। भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर जाने के लिए वह इपिन गांव के लिए एक ट्रेन ले गया, जहां उसने स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक किए। सर्दियों में एक सराय में किसी अजनबी का आगमन वैसे भी एक असामान्य घटना थी। इस तरह के असामान्य रूप के एक अजनबी ने सभी की जुबान खोल दी। जमींदार की पत्नी श्रीमती हॉल ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन ग्रिफिन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी और उसने उससे कहा, इपिंग में आने का मेरा कारण एकांत की इच्छा है। मैं अपने काम में विघ्न नहीं डालना चाहता। इसके अलावा एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को प्रभावित किया है। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान एक विलक्षण वैज्ञानिक था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने उसे अग्रिम भुगतान किया था, श्रीमती हॉल उसकी अजीब आदतों और चिड़चिड़े स्वभाव को बहाने के लिए तैयार थीं। लेकिन चुराया गया धन अधिक समय तक नहीं चला और वर्तमान में ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास और अधिक नकदी नहीं थी। हालांकि उसने नाटक किया कि वह किसी भी क्षण चेक के आने की उम्मीद कर रहा था। कुछ ही समय बाद एक जिज्ञासु प्रकरण हुआ। सुबह सुबह एक पादरी और उसकी पत्नी की नींद अध्ययन कक्ष में शोर से जगी। नीचे रेंगते हुए उन्होंने पादरी की मेज से पैसे निकाले जाने की आहट सुनी। बिना कोई शोर मचाए और एक पोकर को अपने हाथ में मजबूती से पकड़कर पादरी ने दरवाजा खोल दिया। आत्मसमर्पण। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि कमरा खाली लग रहा था। उसने और उसकी पत्नी ने मेज के नीचे और पर्दे के पीछे देखा, और यहां तक कि चिमनी तक। किसी का कोई अता पता नहीं था।
फिर भी डेस्क खोली हुई थी और घर के रख रखाव के पैसे गायब थे। असाधारण मामला, बाकी के लिए पादरी कहता रहा दिन। लेकिन यह श्रीमती हॉल के व्यवहार जितना असाधारण नहीं था। उस सुबह थोड़ी देर बाद फर्नीचर जमींदार और उसकी पत्नी बहुत जल्दी उठ गए और वैज्ञानिक के दरवाजे को खुला देखकर हैरान रह गए। आमतौर पर यह बंद और बंद रहता था, और यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता तो वह क्रोधित होता था। अवसर चूकना बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने दरवाजे के चारों ओर झांका, किसी को नहीं देखा और जांच करने का फैसला किया। बिस्तर के कपड़े ठंडे थे, यह दिखा रहा था कि वैज्ञानिक कुछ समय के लिए उठे होंगे, और अजनबी अभी भी कपड़े और पट्टियां जो वह हमेशा पहनता था कमरे में पड़े थे। अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास एक सूंघने की आवाज सुनी। एक क्षण बाद बिस्तर की चौकी पर रखी टोपी उछली और उसके चेहरे पर जा लगी। फिर बेडरूम की कुर्सी जिंदा हो गई। हवा में उछालकर उसने सीधे उस पर वार किया, पैर सबसे आगे। जैसे ही वो और उसका पति डर के मारे मुड़े, असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया और फिर उनके पीछे दरवाजे को पटक कर बंद कर दिया। श्रीमती हॉल हिस्टिक्स में लगभग सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। उसे यकीन हो गया था कि कमरे में आत्माओं का साया है और अजनबी ने किसी तरह उन्हें उसके फर्नीचर में घुसा दिया था। मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठती थी, वह कराह उठी। सोचने के लिए इसे अब मेरे खिलाफ उठना चाहिए। पड़ोसियों के बीच यह भावना थी कि जादू टोना के कारण परेशानी हुई है। लेकिन जादू टोना हो या न हो, जब पादरी के घर में चोरी की खबर मिली तो अजीब वैज्ञानिक का इसमें हाथ होने का प्रबल संदेह हुआ। संदेह तब और भी बढ़ गया जब उसने अचानक कुछ तैयार नकदी दिखाई, हालांकि उसने कुछ समय पहले स्वीकार किया था कि उसके पास पैसे नहीं थे। गांव के सिपाही को गुपचुप तरीके से बुलवाया गया। बजाय सिपाही का इंतजार करने के, श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गईं, जो किसी तरह रहस्यमय तरीके से अपने खाली बेडरूम से प्रकट हुए थे। मैं जानना चाहता हूं कि तुम ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो। उसने मांग की। और मैं जानना चाहता हूं कि आप खाली पेट से कैसे निकले कमरा और आपने एक बंद कमरे में कैसे प्रवेश किया। वैज्ञानिक हमेशा तेज तर्रार था, अब वह उग्र हो गया। आप नहीं समझते कि मैं कौन हूं या क्या हूं, वह चिल्लाया। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अचानक उसने पट्टियां, मूंछें, चश्मा और यहां तक कि नाक भी फेंक दी। ऐसा करने में उन्हें महज 1 मिनट का समय लगा। मैं दहशत में लोग बार ने खुद को बिना सिर वाले आदमी को घूरते हुए पाया। मिस्टर जाफर्स, कांस्टेबल अब पहुंचे और यह जानकर काफी हैरान थे कि उन्हें एक बिना सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना था। लेकिन जाफर्स को अपना कर्तव्य करने से आसानी से रोका नहीं जा सकता था। अगर एक मजिस्ट्रेट के वारंट ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश दिया तो उस व्यक्ति को उसके सिर के साथ या उसके बिना गिरफ्तार किया जाना था। इसके बाद एक उल्लेखनीय दृश्य आया जब पुलिसकर्मी ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो एक के बाद एक कपड़े उतारते हुए अधिक से अधिक अदृश्य होता जा रहा था। अंत में एक शर्ट हवा में उड़ गई और कांस्टेबल ने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते पाया जिसे वह नहीं देख सकता था। कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन खुद को ऐसे मुक्के मारे जो कहीं से नहीं आए थे। अंत में जाफर्स को बेहोश कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अनदेखी वैज्ञानिक को पकड़ने का आखिरी प्रयास किया। उसे पकड़ो, लेकिन ये आसान था। कहाँ से किया? ग्रिफिन ने स्वयं को झटक कर मुक्त कर लिया था और किसी को पता नहीं चला उस पर हाथ कहाँ रखना है। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।